हाँ ठीक है ठीक है। तो देखो हम लोगों ने x डिस्टेंस पे ऐसे dx लेंथ का एक dm मास ले लिया है। और देखो एक चीज ये ध्यान रखो, ये हम लोग एयर में देख रहे हैं ना, तो एयर के लिए हम लोग जो मास होगा वो पर यूनिट लेंथ की जगह डेंसिटी के टर्म में देखते हैं ना। वहां लीनियर मास डेंसिटी नहीं देखेंगे, देखने को देख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। बट नॉर्मली एयर वगैरह गैस वगैरह के लिए म्यू की जगह रो यूज करते हैं ना ज्यादातर। तो हम लोग रो के टर्म में यहाँ पे निकालेंगे ना, म्यू वाला टर्म यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। तो अब हमारे पास x डिस्टेंस पे dx लेंथ का एक dm मास है, इसकी अगर हमें काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो वो हम कितनी लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर ना। और ये v हम कैसे निकालेंगे, हमें x पता है, x इक्वल टू ए साइन कुछ मान लो के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो dx बाई dt करेंगे तो उससे हमें v आ जाएगा ना, पार्टिकल की वेलोसिटी ना। ये वहां पर जो पार्टिकल है dx लेंथ का, उसकी हम एयर का जो सेक्शन है उसकी वेलोसिटी देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा ए के कॉस एक मिनट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। डीएम की वैल्यू कितनी रखेंगे, यहाँ पे मास डीएम है ना, ये डीएम मास है। ना ये हो जाएगा। फिर हम लोग डीएम को लिख सकते हैं रो इंटू डीवी ना, इसका जो भी वॉल्यूम होगा इसका कुछ डीवी मान लो इसका वॉल्यूम है इतने पार्ट का। और वेलोसिटी की वैल्यू डाल देंगे ए के कॉस। देखो यहाँ जो भी फॉर्मूले हम लोग डिराइव कर रहे हैं ना, ये सब वही सेम फॉर्मूले आएंगे जो लास्ट टाइम हमने स्ट्रिंग के लिए देखा हुआ था ना। इस पूरे का स्क्वायर, तो इसमें v को इधर कर देंगे तो डी के बाई डी वी। ये किसी इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देख रहे हैं। ये हो जाएगा हाफ रो ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी ना। ये सेम देखोगे आप लास्ट टाइम ना। अच्छा टी के रिस्पेक्ट में किया है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ टी के रिस्पेक्ट में किया है तो ओमेगा बाहर आएगा ना, माइनस ओमेगा हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा। तो लास्ट टाइम भी आप देखोगे तो यही आया होगा ना, टी के रिस्पेक्ट में किया है तो इसलिए टी का कोएफिशिएंट बाहर आएगा ना। और फिर हमें अगर एवरेज वैल्यू निकालनी है तो कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू कितनी डाल देंगे, हाफ। तो ये हो जाएगा 1/4 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये हमने अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाली ना, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाली। सेम वे में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल सकते हैं। यहां पे लिख देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहां पर एनर्जी कौन सी वाली है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्यों स्टोर हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमने डीवी वॉल्यूम कंसीडर किया वो क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है ना, इलास्टिसिटी की वजह से उसमें एनर्जी स्टोर होगी नहीं, इलास्टिसिटी की वजह से। और यहाँ पे कौन सी वाली इलास्टिसिटी आ रही है, बल्क इलास्टिसिटी ना। तो बल्क वाले इलास्टिसिटी की वजह से हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे जो स्ट्रेस स्ट्रेन में हमने देखा था, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का हमने देखो पीछे फॉर्मूला देखा था, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन ना। यहाँ पे स्ट्रेस कौन सा वाला होगा, स्ट्रेस को हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेन इंटू बल्क मॉडुलस। तो ये हो जाएगा हाफ बी इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। स्ट्रेन कितना लिख देंगे, स्ट्रेन देखो हमें पता है
कि जो भी हम वॉल्यूम लेंगे उसमें जो चेंज आएगा उसका वॉल्यूम स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आती थी, हमने पीछे निकाला था डेल वाई बाई डेल एक्स। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, हाफ बी की वैल्यू देखो हम लोग स्पीड वाले फॉर्मूले से लिख सकते हैं, रो इंटू वी स्क्वायर। पीछे भी मैंने बोला था ना जब भी जरूरत पड़ेगी तो बी की वैल्यू स्पीड वाले फॉर्मूले से लिखेंगे, v इक्वल टू अंडर रूट बी बाई रो, तो b इक्वल टू रो इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, ये समझाने की जरूरत नहीं है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो a इंटू के बाहर आ जाएगा, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी पूरे का स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ रो ए स्क्वायर के स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये हमने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाली है पर यूनिट वॉल्यूम किसी इंस्टेंट पर। अब देखो k को हम लोग क्या लिख सकते हैं, k बराबर हमें पता है ओमेगा बाई वी होता है ना, तो k इंटू वी को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो k स्क्वायर वी स्क्वायर है तो इसको ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हेलो, अब ये नोट कर लो फिर अगले पेज पे लिखता हूँ। राज वो जो तू प्रेशर एनर्जी की बात कर रहा है, यहाँ पे हमें उस पर नहीं फोकस करना है कि प्रेशर कितना हो रखा है ना, हमें जब साउंड गया तो चेंज कितना आया उसके वजह से कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। तो वो इलास्टिसिटी की वजह से जो एनर्जी स्टोर हुई उसकी बात करनी है हमें। प्रेशर भी चेंज हुआ तो तेरा बोलना है कि प्रेशर एनर्जी अनम्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो। अनम्यूट मैंने तो ऑप्शन, एक मिनट रुको, एक मिनट, हाँ आप करो, अब हो जाएगा। हेलो सर, हाँ अभी प्रेशर एनर्जी भी थी ना, फ्लूइड में होती है ना, तो वो इंक्लूडेड है क्या इसमें जो अपन ने निकाला? एक मिनट मुझे सोच ले दो ना। हो रहा है ना। हाँ एक मिनट मुझे अच्छा सोच लेने दो ना। एक मिनट मैं सोच रहा था यार थोड़ा। प्रेशर एनर्जी का थोड़ा मुझे सोचने का टाइम दो, फिर मैं बताता हूँ ना इसमें क्या होना चाहिए प्रेशर एनर्जी का। ये जो हमने निकाला ये तो जो उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन इलास्टिसिटी की वजह से स्टोर हुआ है वो है,
प्रेशर चेंज की वजह से एनर्जी स्टोर, ये मेरे हिसाब से रिलेटेड ही होगा, वही चीज होगी, बट एक बार मैं डिराइव करके देखता हूँ ना। हाँ सर, चलेगा चलेगा। ठीक है। हाँ नहीं तो वही मेरे हिसाब से ये जो एनर्जी होगी वो वही वाली होगी, जो प्रेशर एनर्जी होगी वो यही है। तो एक बार चेक तो कर। सर वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अपन ने वाटर को इनकम्प्रेसिबल माना था। वाटर को अनकम्प्रेसिबल, अरे यार ये तो अलग ही चीज है फिर, यहाँ तो अलग ही हो गया फिर तो। हाँ हाँ, यहाँ तो प्रेशर बढ़ते ही वो कंप्रेस हो जाएगा और एनर्जी उधर स्टोर हो जाएगी ना। बाकी मेरे को एक हाँ बार थोड़ा सोचने दो ना, इसमें क्या सही से बोलना सही रहेगा। मतलब एक तरह से प्रेशर की वजह से जो एनर्जी स्टोर होनी थी, प्रेशर बढ़ते ही वो इलास्टिसिटी में के फॉर्म में चली गई, साइज चेंज हो गया। बाकी और मैं एक बार सोचता हूँ इस पे ना। तो अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, के इंटू वी को हम लोग ओमेगा लिख देंगे ना, तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी वी किसी इंस्टेंट पर हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, के इंटू वी को ओमेगा लिख दिया ना, कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखो या के एक्स माइनस ओमेगा टी, जैसा वेव माना था आपने उसके अकॉर्डिंग लिखते जाएंगे। तो इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी 1/4 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, वही सेम टर्म आ रहा है जो हमने स्ट्रिंग में देखा था। और अगर हम लोग टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालें किसी इंस्टेंट पर, तो वो दोनों का सम हो जाएगा तो ये हो जाएगा हाफ कट जाएगा रो स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी ना, हाफ हाफ ऐड होकर के 1 हो गया है। और एवरेज वैल्यू पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे तो हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ना, ये वही एनर्जी जो एसएचएम में होती थी। यूनिट वॉल्यूम का मास कितना होगा, रो इंटू 1 मास हो गया, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, वही टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है ये, नोट कर लो इसको। इधर का तो हो गया है ना, इधर का नोट करना है। हाँ अजीत को पीछे भेजिएगा। इसमें देख ये लगवा के लाना था, जैसे इधर भी लगा हुआ है ना, कोई भी हार्डवेयर वाले के यहाँ जाएगा तो वो ऐसे लगा देगा। हाँ। कल मैंने लगवाया था तो सबको साइज बड़ा था तो कट कर दिया। ये लगाने का नहीं। हाँ 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 बस पैसे तो ज़्यादा नहीं, 5 रुपीज़ ही दोनों साइड के लिए, तो 10 रुपीज़ लेते हैं। कोई भी हार्डवेयर वाले के यहाँ चले जाओ हो जाएगा। यार ग्रेविटी वाईफाई तो अपग्रेड किया, लेकिन वो क्या है क्लास साइड में वाईफाई आता है, मैं इधर केबिन साइड पे हूँ ना, तो उधर तो मोबाइल डेटा ही यूज कर रहा हूँ। कोई दिक्कत लगेगी तो जाऊंगा क्लास में। ठीक है, चलें अगले स्लाइड पे। तो हमने देखो एनर्जी स्टोर्ड का एक्सप्रेशन देख लिया ना, ये वही सब सेम एक्सप्रेशन है जो स्ट्रिंग में हमने देखा था।
अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं पावर और इंटेंसिटी के बारे में। ये भी सब वही सेम टर्म्स आएंगे जो हमने उधर देखा था। पावर क्या हो रहा होगा, कोई भी अगर हम मान लो ये पाइप ले लें, इसमें साउंड जा रहा है, तो कोई भी एक सेक्शन से पर सेकेंड जो एनर्जी क्रॉस हो रही है ना, वो पावर है ना। अगर टी टाइम में कुछ ई एनर्जी क्रॉस हुई तो हमारा पावर क्या है, ई बाई टी। और अगर हम इसको पर यूनिट एरिया भी कर लें, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ऐसा है तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया को हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं। ई बाई टी को पावर बोलेंगे, मतलब पी बाई एस। इंटेंसिटी, ये जो पीछे हमने देखे थे टर्म्स, वही सब टर्म है ना, पावर और इंटेंसिटी। पावर निकालेंगे कैसे, पावर निकालने के लिए आप क्या सोच सकते हो, इधर वाला सेक्शन इधर वाले को कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है पर सेकंड, तो आप क्या सोचोगे, इस पे कितना फोर्स लग रहा है और इस पार्ट की वेलोसिटी कितनी है ना। किसी भी इंस्टेंट पे पावर कैसे निकालोगे, एफ डॉट बी करके ना। एफ की वैल्यू कितनी डालोगे वहां पर, पी इंटू एस। अगर इस पॉइंट पे प्रेशर कुछ मान लो पी है, तो ये हो जाएगा वहां की वेलोसिटी। मान लो ये जहां पे देख रहे हो वो ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे है, तो एक्स डिस्टेंस पे प्रेशर कितना हो रहा होगा। अगर शुरू में प्रेशर पी नॉट था और कुछ साउंड वेव की वजह से प्रेशर में चेंज डीपी आया है, तो पी नॉट प्लस डीपी वहां का प्रेशर हो रहा होगा, इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब डेल वाई बाई डेल टी। अब इन सब की वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग y की वैल्यू मान लेते हैं, कुछ y इक्वल टू है a साइन कुछ ओमेगा टी माइनस के एक्स ना। आप देखो कभी मैं ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख दे रहा हूँ, कभी के एक्स माइनस ओमेगा टी, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कोई भी लिख लो, बस उसका मतलब ये रहता है कि इनिशियल फेज किधर था, कितना था वो। तो अब अगर हम यहाँ पे इनकी वैल्यू डालें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये पावर जो है ये P पावर का है और ये इधर वाला P प्रेशर का है ना। ये P पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, P P ये नहीं, कंफ्यूज मत हो जाना। और ये वाला P प्रेशर है ना, तो ये कितना हो जाएगा, P नॉट इंटू एस इंटू डेल वाई बाई डेल टी। अगर हम इंस्टेंटेनियस पावर देखें तो यहाँ पर ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल वाई बाई डेल टी की वैल्यू डाल देंगे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस यहाँ पे डीपी आएगा, डीपी की वैल्यू क्या डालेंगे, हाँ ये वीपी है, वीपी है। डीपी की वैल्यू क्या डालेंगे, माइनस बी इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डेल वाई बाई डेल टी। याद है ना सबको, प्रेशर की वैल्यू क्या होती थी, या तो आप सीधे प्रेशर वेव की वैल्यू डाल दो ना, या फिर ऐसे लिख दिया ना अभी। तो ये कितना हो जाएगा, पी नॉट एस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस बी, बी को हम क्या लिखेंगे, रो इंटू वी स्क्वायर इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। डेल वाई बाई डेल एक्स करोगे तो माइनस के बाहर आएगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू फिर डेल वाई बाई डेल टी करोगे ना, जब टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ए ओमेगा बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो टोटल इंस्टेंटेनियस पावर कितना दिख रहा है, पी नॉट एस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस रो वी स्क्वायर एस के ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स ना, वो लिखा नहीं मैंने। नहीं, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई। तो एवरेज अगर हम निकालने जाएंगे तो क्या होगा,
कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू 0 और कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू हाफ। तो ये हो जाएगा, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा ना एवरेज निकालने के टाइम पर, ये वाला टर्म बचेगा केवल। तो हो जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर एस के ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ना। अब के को हम लोग हटा देते थे ना, के को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बाई वी। और हमको क्या लिखना था, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे देखो एक ही ओमेगा है ना, मैंने यहाँ स्क्वायर लिख दिया, ओमेगा एक्स्ट्रा लिख दिया यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर एस, के की जगह ओमेगा बाई वी इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो ये v से v कट जाएगा, एवरेज वैल्यू आ गई हाफ रो वी एस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। नहीं, ये हमारी पावर की एवरेज वैल्यू आ गई। ये वही सेम टर्म है जो स्ट्रिंग में आपने देखा था। याद रखने के लिए हमने जो पीछे तरीका देखा था वही तरीका यहाँ पे भी लगाएंगे। नोट करो, फिर याद रखने का तरीका एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। अबे सूजल, क्या क्या डाउट पूछता रहता है। साउंड वेव में अगर प्रेशर की वैल्यू लिखेंगे नेट तो कितनी आएगी? पहले से पी नॉट प्रेशर और साउंड गया जा रहा है तो कुछ चेंज इन प्रेशर डीपी है, तो नेट प्रेशर क्या बोलते हैं, पी नॉट प्लस डीपी। उसकी देखो इक्वेशन है ना, इक्वेशन में या तो आप डायरेक्ट इक्वेशन लिखो, लेकिन इक्वेशन आप तब लिख पाओगे जब आपको y वाली इक्वेशन दी रहेगी, तो उसको देख के आप p वाली इक्वेशन लिख पाओगे। तो इसलिए मैंने जनरल रिलेशन यूज किया ना, dp की वैल्यू b इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स। अब जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग उसकी इक्वेशन यहाँ डाल देंगे। नोट हो गया।
तो देखो जो हमें एवरेज पावर आया वो आया हाफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखो ये चीज सेम वही है जो हमने पीछे भी देखा था कि अगर आपको यूनिट टाइम में देखना है कि कितनी एनर्जी क्रॉस होगी तो आप देख लो यूनिट टाइम में कहां तक की वेव पहुंच जाएगी इसमें, तो वी डिस्टेंस तक की वेव पहुंच जाएगी ना, वी डिस्टेंस तक का जितना भी एनर्जी स्टोर है सब क्रॉस कर जाएगा। तो आप क्या बोलोगे V इंटू एस, इतना वॉल्यूम में जो भी एनर्जी स्टोर्ड है, तो V इंटू एस वॉल्यूम हो गया इंटू रो इतना मास हो गया, तो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इतनी जो भी यहाँ एनर्जी स्टोर है एस एच एम की वजह से वो सब क्रॉस हो जाएगी। तो यही हमारा पावर है ना, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर किया है। और अगर हम पावर को क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर देंगे तो इंटेंसिटी हो जाएगा, इंटेंसिटी क्या हो जाएगा हाफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इंटेंसिटी में हमें ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ओमेगा स्क्वायर मतलब फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यार तू लास्ट टाइम भी मैंने तुझे बोला था अपना नाम चेंज करने के लिए, तू नाम चेंज नहीं करता है, तेरी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। तू मेरी बात नहीं सुनता, मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा। सर सिर्फ यहाँ पे वो वी है ना, वो वीपी है कि नॉर्मल वी है? नॉर्मल वी है ना? हाँ ये जो वी है ना ये, एक सेकेंड, हर जगह देखो बाकी जगह तो मैंने वीपी कर दिया है ना, बाकी जहां पे भी वी लिखा है ना वो वी स्पीड ऑफ साउंड ही है ना। हाँ सर, समझा। पार्टिकल की वेलोसिटी एक ही जगह आई थी वहां वीपी लिख दिया था, बाकी जगह जो भी वी है वो स्पीड ऑफ साउंड है। हाँ सर। फिर देखो हम लोग यहाँ पे, तो ये देखो जो भी हमने टर्म देखे पावर इंटेंसिटी के एनर्जी स्टोर के, इससे वही सेम टर्म थे जो हमने पीछे देखा हुआ है ना। अब मैंने एक बार फिर से डेरिवेशन कर लिया, लेकिन डेरिवेशन आपको कभी यूज नहीं पड़ेगा ना, मेन फॉर्मूले याद रखो सारे ये। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक टर्म हम लोग और डिफाइन करते हैं, लाउडनेस। स्ट्रिंग में वो टर्म हमने नहीं डिफाइन किया था बट यहाँ पे करेंगे लाउडनेस। लाउडनेस मतलब साउंड से रिलेटेड, लाउडनेस मतलब क्या हुआ, कितना तेज बोला जा रहा है ना। तो ये जो लाउडनेस होता है ये इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उतनी ज्यादा वहां पे लाउडनेस होगी ना। अगर आप बहुत धीमे से बोलते हो मतलब बहुत कम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो तो हमें आवाज सुनाई नहीं पड़ती ना, जब तेज बोलते हैं ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो हमें साउंड लाउड सुनाई पड़ता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब देखो हमें कोई भी साउंड जो सुनाई पड़ेगा
उसके लिए दो चीजों पे कंडीशन रहती है। एक तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए, जो हम सुन सके, ह्यूमन बीइंग्स जो सुन पाते हैं, वो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का ही सुन पाते हैं ना। इससे ज्यादा होगा तो भी नहीं सुन पाएंगे, इससे कम होगा तो भी नहीं सुन पाएंगे। तो एक तो इस रेंज में फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और साथ में जो इंटेंसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस रेंज में कोई भी फ्रीक्वेंसी होगी तो हम सुन नहीं लेंगे ना। जैसे हम कोई भी आदमी जो बोलता है वो साउंड तो इसी रेंज में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने हल्का सा भी बोला तो आप सुन लोगे। फ्रीक्वेंसी के साथ साथ इंटेंसिटी भी होनी चाहिए। इंटेंसिटी का जो रेंज होता है वो 10 के पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर से लेकर के 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर तक होता है जो हम सुन सकते हैं। इंटेंसिटी की यूनिट क्या आएगी? I इक्वल टू पी बाई एस है ना। P मतलब वॉट और S मतलब मीटर स्क्वायर, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। जो हम साउंड सुन पाते हैं वो इतनी इंटेंसिटी का होना चाहिए। ये जो मिनिमम इंटेंसिटी है इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। ना सुन पाए इसके लिए इतनी होनी चाहिए। और ये है थ्रेशोल्ड ऑफ पेन ना। इतनी ज्यादा अगर इंटेंसिटी आएगी कान में तो कान का पर्दा फटने का टाइम आ चुका है ना। पेन स्टार्ट हो जाएगा और जरा भी बढ़ा तो फिर कान डैमेज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? तुम लोग तो वैसे ही रिलेट कर रहे हो काफी टाइम से, 1 से तो कम ही रहा होगा। अब देखो ये जो इंटेंसिटी है इसको लेकर के लाउडनेस डिफाइन की गई है ना। तो लाउडनेस को, अब इंटेंसिटी की देख लो, ये बहुत बड़ी रेंज है। 10 के पावर -12 से 1 के बीच में ये बहुत बड़ी रेंज है। तो इतने बड़े रेंज को लेकर के लाउडनेस डिफाइन करना में बहुत सारे टर्म बनते, तो इसलिए इसको लॉगरिथमिक स्केल पे डिफाइन किया गया है। इसको हम लोग आई नॉट से डिनोट कर रहे हैं। तो जो सबसे मिनिमम इंटेंसिटी है उसको आई नॉट से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर किसी टाइम पर आपकी इंटेंसिटी कुछ आए है तो वहां पे लाउडनेस को ऐसे डिफाइन किया गया है, L इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाय आई नॉट ना। लॉगरिथमिक स्केल पे ऐसे लाउडनेस को डिफाइन किया गया है। लॉग बेस 10 है ना। इसको हम लोग अगर आई नॉट की वैल्यू डाल दें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, L इक्वल टू 10 log I -10 log आई नॉट, और आई नॉट की वैल्यू डाल दें तो ये आ जाएगा टोटल 120 ना। ये 120 बन जाएगा ना, प्लस 10 log आई ना। तो ये हमारा इंटेंसिटी और लाउडनेस का रिलेशन है। ये वाला हम याद रखते हैं ना, चाहे आप ये वाला याद रख लो या ये वाला। तो अगर हम इसमें ये वाला टर्म हमने इधर लिख दिया, ये वाला इधर लिख दिया है ना। हाँ, यहाँ 10 log आई है। तो अगर हम देखो आई की यहाँ मिनिमम वैल्यू डालेंगे तो यहाँ लाउडनेस की मिनिमम वैल्यू मिलेगी ना, और आई की मैक्सिमम वैल्यू डालेंगे तो लाउडनेस मैक्सिमम मिलेगा। आई की मिनिमम वैल्यू कितनी डालेंगे? 10 के पावर -12, तो लाउडनेस कितना होगा उस टाइम पे? 0। तो एल की वैल्यू आप देखोगे यहाँ पर 0 से, और जब आई की वैल्यू 1 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा ना, तो 120। मतलब जो हम लोग ह्यूमन बींग्स लाउडनेस सुनते हैं उसको इस रेंज में डिफाइन किया गया है, 0 से 120 के बीच में। और ये जो लाउडनेस होता है उसकी यूनिट डेसिबल में मेजर की जाती है ना। और इसका सिंबल
ऐसे रहता है डेसिबल। इसका सिंबल एक बार देख लेना, स्मॉल डी रहता है शायद, कैपिटल डी नहीं, स्मॉल डी फिर कैपिटल बी। नोट कर लो ये सब। अब देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखो कि अगर आप इंटेंसिटी को 10 के फैक्टर से इंक्रीज करोगे तो लाउडनेस कितना बढ़ेगा। अगर यहाँ पे आप 10 आई रखोगे तो log 10 प्लस log आई तो कितना लाउडनेस बढ़ जाएगा। अगर आई में 10 मल्टीप्लाई होगा तो लाउडनेस में 10 ऐड होता दिखेगा ना। यहाँ पे अगर आई की जगह 10 आई डालोगे तो प्लस 10 का एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा ना। तो ये आपको रिलेशन ध्यान रखना है तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना। अगर कहीं पे भी बोला गया कि लाउडनेस 30 टाइम हुआ है, 30 डेसिबल बढ़ गया, अगर 30 डेसिबल बढ़ा है मतलब यहाँ पे 10 10 10 3 बार मल्टीप्लाई करने आए में ना, समझो ना। अगर L की वैल्यू L से L प्लस 30 हुई है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, L प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 हुआ है। तो I को आप क्या करोगे, 10 I फिर 10 फिर 10 ना, ऐसे करते जाएंगे। नोट हो जाए तो बोल देना। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इंटेंसिटी निकालना ना। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंटेंसिटी हम निकालेंगे कैसे। तो इसमें हम लोग तीन तरह के केस नहीं, दो तरह के केसेस देखेंगे हम लोग। एक हम देखेंगे इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट सोर्स। अगर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स दिया हुआ है तो उसके वजह से इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। मान लो हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है जो कि P पावर का सोर्स है ना, ये हर तरफ को साउंड भेज रहा है 3D में। तो कोई भी R डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितना बोलेंगे। P पावर का एक पॉइंट सोर्स है, इसके वजह से R डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितनी होगी। हाँ, P अपॉन में 4πr²। आप क्या करोगे, यहाँ पर R रेडियस का एक ऐसे स्फीयर इमेजिन करोगे ना। पॉइंट सोर्स है तो वो 3D में हर तरफ को एनर्जी भेज रहा होगा ना। तो यहाँ पे पर सेकेंड अगर P पावर निकल रहा है तो पर सेकेंड इस रेडियस को क्रॉस भी कितना कर रहा होगा, P एनर्जी क्रॉस कर रही होगी ना।
एनर्जी बीच में कहीं पे भी एक्यूमुलेट नहीं हो सकती ना, जो आ रही होगी वो जाती भी जा रही होगी। तो पर सेकेंड अंदर से पी आ रही है, तो हर सेकेंड यहाँ से पी एनर्जी क्रॉस हो रही है, तो पूरे इतने एरिया से पी एनर्जी क्रॉस हो रही है, तो पर यूनिट एरिया कितनी एनर्जी क्रॉस हो रही होगी? पी अपॉन में 4πr²। तो ये हमारी इंटेंसिटी हो जाएगी आर डिस्टेंस पे। मतलब एक पॉइंट सोर्स की वजह से जो इंटेंसिटी होगी वो डिस्टेंस के साथ में कैसे वेरी हो रही है, 1/r² के अकॉर्डिंग। आर डबल करेंगे तो इंटेंसिटी 4 टाइम कम हो जाएगी। नोट कर लो इसको। फिर दूसरा हम लोग देख रहे हैं ड्यू टू लाइन सोर्स। सपोज हमें एक ऐसा लाइन सोर्स दिया हुआ है जो कि P पावर का है, और ये गिवन है कि ये रेडियली हर तरफ को ऐसे एनर्जी रेडिएट कर रहा है, साउंड निकाल रहा है। नहीं, ये गिवन है कि वो रेडियली ही निकाल रहा है ना, इधर को आपको नहीं मानना है, रेडियली लेना है। तो कोई भी आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितनी बोलेंगे? हाँ, अगर मान लो इसकी लेंथ कुछ एल है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे आर रेडियस का ऐसे सिलेंड्रिकल सरफेस इमेजिन करोगे। तो इसके कर्ड सरफेस से पर सेकेंड कितनी एनर्जी क्रॉस हो रही होगी? अगर अंदर से पी एनर्जी पर सेकेंड आ रही है तो वही क्रॉस भी हो रही होगी। तो आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? ये आर यहाँ पर है, पावर अपॉन में इतने पार्ट का एरिया, 2πr/L ना, कर्ड पार्ट का एरिया। तो ये आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी हो जाएगी। और अगर हम आर डिस्टेंस पे ये जो इंटेंसिटी है उसका वेरिएशन देखें तो ये 1/r के प्रोपोर्शनल है। ये आपको ध्यान रखना है ना कि लाइन सोर्स के लिए 1/r के प्रोपोर्शनल होता है और पॉइंट सोर्स के लिए 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। अब इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं। सपोज एक कोई प्लेन है, ये ग्राउंड से कुछ 500 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। जब ये ग्राउंड से 500 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है तो लाउडनेस है इसकी 100 डेसिबल।
ना, पर्सन को लाउडनेस कितनी सुनाई पड़ रही है, प्लेन की वजह से जो आवाज आ रही है 100 डेसिबल की सुनाई पड़ रही है। तो हमें बताना है कि हम इसकी हाइट प्लेन की कितनी और हाइट पे ले जाएं सो दैट की लाउडनेस 100 से 70 हो जाए। व्हाट शुड बी हाइट ऑफ प्लेन so that loudness at ground will be 70 decibel। क्वेश्चन समझ आया? जब 500 मीटर हाइट पे है तब की लाउडनेस दी है, तो कितनी हाइट होनी चाहिए सो दैट की लाउडनेस 70 डेसिबल हो जाए। ठीक है, चेक करते हैं हम। देखो, अगर लाउडनेस 100 से 70 जा रहा है मतलब इंटेंसिटी कितनी हुई होगी। अगर यहाँ पे पहले इंटेंसिटी कुछ आए पहुंच रही होगी तो बाद में कितनी इंटेंसिटी पहुंच रही होगी। अगर 10 10 10 तीन बार सब्ट्रैक्ट हुआ है मतलब इंटेंसिटी 10 के फैक्टर से 3 बार कम हुई होगी ना, तो नई इंटेंसिटी कितनी पहुंच रही होगी, आई बाय 1000 ना। अगर पहले इंटेंसिटी आई थी तो बाद में कितनी हो जाएगी, आई बाय 1000। इसको हम कुछ मान लेते हैं I1 है और ये मान लेते हैं कुछ I2 है, और ये प्लेन को एक पॉइंट सोर्स मानेंगे ना, इससे 3D में हर तरफ को साउंड जा रहा है, प्लेन से हर तरफ को साउंड जा रहा है। तो प्लेन के वजह से जो इंटेंसिटी होगी वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर के। तो हम बोल सकते हैं I2 बाई I1 बराबर होगा D2 बाई D1 का स्क्वायर। सॉरी, डी ऊपर I2 लिखा है तो D1 ऊपर आएगा ना, इनवर्स रिलेशन है। अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं। I2 बाद की इंटेंसिटी कितनी है, I बाय 1000, पहले की I है। नई हाइट मान लो H है ना, अब ये D1 पहले की हाइट है 500, नई हाइट H है मान लो है, तो D2 नीचे रखेंगे और इनिशियल हाइट ऊपर रखेंगे, तो ये कट हो जाएगा, नीचे यहाँ पे 1000 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/1000 इक्वल टू 500 का स्क्वायर बाई H स्क्वायर। तो H की वैल्यू आ जाएगी 500 इंटू मतलब 5000√10, मतलब 15 किलोमीटर के आसपास कुछ आ रहा होगा। कुछ समझ आया मैंने क्या क्या किया है? लाउडनेस से इंटेंसिटी रिलेट कर लिया, फिर पॉइंट सोर्स की वजह से इंटेंसिटी कैसे वैरी होती है वो फॉर्मूला लगा दिया।
आर्यन, साउंड प्रूफ नाम की भी कुछ चीजें होती हैं। तेरे से ऐसा क्वेश्चन नहीं एक्सपेक्टेड था यार आर्यन। यार ये क्वेश्चन में तो वैल्यू मैंने रैंडम लिखी हुई है ना, इसलिए वो कुछ भी आंसर आया हुआ है, कॉन्सेप्ट समझ लो। एटमॉस्फेयर कितने, 15 तक तो रहता ही है ना, 50-50 तक शायद रहता है, बाद में कम होता है। अब यार वो उतना मत दिमाग लगाओ यार, इतना कौन सोच के वैल्यू दे पाएगा, ऐसे रैंडम वैल्यू दी मैंने। जियोग्राफी में मैं वीक था, मेरे को 10th में जियोग्राफी में 57 मार्क्स आए थे, तो मेरे से यही एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम लोग। आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100, इसीलिए मेरे बोर्ड्स में मार्क्स खराब हो गए थे। तो अब हम लोग नेक्स्ट 10 मिनट थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। हाँ तो वो जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स ये सब मिला के उसी का बता रहा हूँ। सब भाई भाई ही हैं वो मेरे लिए तो। मेरा सीबीएसई नहीं था, यूपी बोर्ड था, उसमें भी सब साथ में ही थे। अब हम लोग देखो थोड़ा सा और 10 मिनट पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से सुपर पोजिशन ऑफ वेव स्टार्ट हो जाएगा ना। थोड़ा सा साउंड की प्रॉपर्टीज और बची हैं वो पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से सुपर पोजिशन ऑफ वेव करेंगे। थ्योरेटिकल टाइप की चीजें बची हुई हैं, ऐसे टाइम पास है, पढ़ लेते हैं वो भी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। हाँ कुछ उसी टाइप का। नहीं नहीं यार, मैं स्कूल टॉपर नहीं था। स्कूल टॉपर के मेरे से 2% ज्यादा आए थे ज्योग्राफी और इसी की वजह से। टॉपर नहीं था मैं, ये सब टॉपर वाला काम विजय सर का ही है। हाँ तो देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। तो इसमें देखो एक तो कैरेक्टरिस्टिक हमने देख लिया, इंटेंसिटी एंड लाउडनेस। ये भी इसी कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट है जो मैंने पहले ही पढ़ा दिया। इंटेंसिटी हमें पता है कि कहाँ से कहाँ होगी तो हम सुन पढ़ पाएंगे, और लाउडनेस और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन सब के रेंज वगैरह हमने देख लिए हैं, तो इसमें अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अरे यार तुम लोग बीजीएम सर को इतने दिन में अब तक समझ नहीं पाए हो, उनकी आधी बातें तो ऐसी हवा हवाई रहती हैं। कब समझोगे यार, 2 साल खत्म होने को आ गए, उसके बाद भी सर जोक बनाने के लिए कुछ भी बातें बना देते हैं। मुझे क्या पता है यार। बोलो सर, आप बोलो, वो भी आपके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। तो यार वो तो जोक बनाने के लिए कुछ भी बोलते हैं ना, उसमें सच्चाई थोड़ी रहती है, इतना तुम लोग को समझना पड़ेगा। तो यार यही तो उनकी कला है कि ऐसे वो जोक बनाते हैं कि तुम लोग को मजा आए।
अब देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, इसकी नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी एंड पिच। देखो ये वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से साउंड हमें श्रिल या श्राउड सुनाई पड़ता है ना। श्रिल मतलब पतली आवाज, जैसे गर्ल्स जो बोलते हैं वो श्रिल माना जाता है, बॉयज जो बोलते हैं उसको श्राउड मोटा माना जाता है ना। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से वो होता है ना। श्रिल की कैटेगरी में हम लोग राज के भी वॉइस को रख सकते हैं, जहां पर तो यहां पर देखो जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतना साउंड श्रिल होता है ना। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब श्रिल साउंड होगा, पतला होगा। और लो फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो वो श्राउड होगा ना, मोटा होगा। श्राउड की स्पेलिंग देख लो, यही होती है ना। जो बोलता है उसको थोड़ी ज्यादा समझ आता होगा अपना साउंड। राज का तो मैं श्रिल की कैटेगरी में ही रखता था। अब देखो कोई साउंड हो सकता है कि मोटा हो लेकिन उसकी लाउडनेस ज्यादा हो ना। लाउडनेस अलग चीज है और ये श्रिलनेस अलग चीज है। और देखो डेली लाइफ में हम लोग ये जो हाई फ्रिक्वेंसी है उसको हम पिच के टर्म में बोलते हैं कि हाई पिच वाला साउंड है ना। हाई फ्रिक्वेंसी मतलब हाई पिच ना। नॉर्मल लाइफ में फ्रिक्वेंसी ना यूज करके हाई पिच यूज होता है। अगर श्रिल साउंड है मतलब वो हाई पिच वाला है ना? और लो फ्रिक्वेंसी मतलब लो पिच। फ्रिक्वेंसी की जगह नॉर्मल लाइफ में हम लोग पिच वर्ड यूज करते हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है कि हाई पिच होगा तो साउंड पतला होगा, लो पिच होगा तो साउंड मोटा होगा। फिर एक लास्ट और प्रॉपर्टी रह गई, क्वालिटी और टिम्बर करके एक होता है। ये नोट कर लो, फिर अगले पेज पे वो लिख देता हूँ। देखो कोई साउंड मोटा है इसका मतलब खराब होगा ऐसा नहीं है, और पतला है तो अच्छा होगा ऐसा नहीं है। अब राज का देखो एकदम पतला है लेकिन क्या बहुत अच्छा है ना। और मोटा है तो भी अच्छा हो सकता है। अब जो भी मेल सिंगर्स हैं वो तो देखते हो कितना अच्छा गाते हैं बट उनका साउंड श्राउड रहता है। कोई भी जो सिंगर्स हैं मेल सिंगर वो तो हाई लो फ्रिक्वेंसी में आएंगे ना। और जो गर्ल सिंगर हैं वो सब हाई फ्रिक्वेंसी वाले हैं। मोटा या पतला होना ये मतलब नहीं है कि अच्छा या खराब। हाँ ये तो है, राज इसीलिए तो वो वाला गाना गाता है सेल्फी वाला, मैच तो करता है इससे। ये देखो इस लोग अब सबसे पहले लिख ले रहा है। तुम लोग फालतू के टाइम में पड़े हुए हो और वो 4-5 पेन बदल के भी लिख ले रहा है।
अब देखो हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी देख रहे हैं, क्वालिटी और टिम्बर बोलते हैं इसको, और एक टिम्बर। क्वालिटी या टिम्बर ये वो प्रॉपर्टी होती है साउंड की जिसके वजह से हमें पता चलता है कि साउंड किस सोर्स से आ रहा है ना। अगर दो अलग अलग लोग हैं, सेम फ्रीक्वेंसी सेम लाउडनेस से बोले तो भी हमें समझ आ जाता है ना कि कौन बोल रहा है। या फिर मान लो सितार सितार से साउंड आ रहा है, गिटार से साउंड आ रहा है ना, सेम लाउडनेस है, सेम फ्रीक्वेंसी है, फिर भी हमें समझ आ जाएगा कि कौन सा साउंड सितार से है, कौन सा साउंड गिटार से है। तो ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से सोर्स का आइडिया लगता है। अब देखो ये जो क्वालिटी या टिम्बर होता है ये किस चीज पे डिपेंड करता है, तो ये एक हम बोलते हैं वेब फॉर्म होता है, उस पर डिपेंड करता है। अब वो बताता हूँ क्या है। तो देखो ये क्या होता है, जैसे कोई भी आप वेब को रिप्रेजेंट करते हो, तो उसका वाई और एक्स का आपने कुछ ऐसा ग्राफ बनाया, तो जैसे कोई बोल रहा है तो उसके लिए जब साउंड जा रहा है तो उसका एकदम ऐसा ग्राफ नहीं होता है ना, ये एकदम स्मूथ नहीं होता ना, क्योंकि सोर्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं उसमें सोर्स में, तो उसकी वजह से वेब फॉर्म में ऐसा नहीं है कि एकदम सब कुछ स्मूथ जाएगा ना। वेब फॉर्म में कई अलग अलग सोर्स में ऐसा अलग अलग दिखेगा। एक मिनट ना, जैसे मैंने एक वेब फॉर्म दिखाया, तो ये वेवलेंथ बता रहा है ना, इसका यूज करके हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। लेकिन दो अलग अलग सोर्स से सेम वेवलेंथ की साउंड निकल रही है, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, लेकिन फिर भी उसका वेब फॉर्म थोड़ा अलग होगा। एकदम सब कुछ सेम नहीं हो सकता ना, वेब में थोड़ा सा डिफरेंस मिलता ही मिलता है। तो इसको हम लोग वेब फॉर्म बोलते हैं ना, तो इसी वेब फॉर्म को हम लोग जब हम सुनते हैं तो हमें थोड़ा सा वो डिफरेंस समझ आता है। ये जो डायग्राम है ये वेब फॉर्म को बता रहा है ना, वेब का फॉर्म। हर एक सोर्स का अपना एक वेब फॉर्म, यूनिक वेब फॉर्म होगा, भले ही वेवलेंथ सेम हो। ये वेवलेंथ सेम होगी तो फ्रीक्वेंसी सेम आएगी, मीडियम सेम है तो स्पीड सेम होगी, लेकिन फिर भी एकदम ये वेवलेंथ सेम होते हुए भी हर एक पॉइंट पे ये एकदम सेम नहीं होगा, थोड़ा इसमें डिफरेंस मिलेगा ना। हम समझने के लिए तो बस एकदम स्मूथ बना देते हैं ऐसे वेवलेंथ, वैसा नहीं होता ना। हर एक सोर्स का थोड़ा सा ऐसे चीजें डिफरेंट आती हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टी थी, इनमें बस आपको याद रखना है कि किस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है और वो किस पे डिपेंड करता है। तो जैसे हमारा एक प्रॉपर्टी है क्वालिटी, तो क्वालिटी की वजह से हम क्या पता करते हैं, क्वालिटी की वजह से हमें पता चलता है कि सोर्स क्या है, और ये किस पे डिपेंड करता है, वेब फॉर्म पे। फिर एक इधर था पिच। पिच क्या होता है, पिच की वजह से साउंड श्रिल या श्राउड सुनाई देता है, और ये किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। हाई पिच मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। फिर एक होता है लाउडनेस और इंटेंसिटी। लाउडनेस किस पे, लाउडनेस क्या होता है जिसकी वजह से साउंड, अब ये तो क्लियर ही है कि लाउड होगा या कम लाउड होगा, और ये डिपेंड किस पे करता है, इंटेंसिटी पे ना। तो ऐसे तीन ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है, नोट कर लो इनको। हाँ टिम्बर अलग अलग ही होगा। हाँ एकदम ही सब कुछ एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकता है। हाँ रिकॉर्ड करके प्ले करोगे तब ना सेम आएगा, तो सोर्स तो सेम ही हुआ ना फिर। एक ही बंदे की आवाज है तो सोर्स तो सेम ही होगा। आर्यन आज कैसे गंदे गंदे डाउट पूछ रहा है यार।
चलो होमवर्क दे देता हूँ। अरे यार एक गड़बड़ हो गया, मॉड्यूल तो लाया ही नहीं हूँ। लास्ट वाला मैंने होमवर्क क्या दिया है अभी, इंडेक्स एक्सरसाइज 1 दिया था ना, सॉरी नहीं, स्ट्रिंग वेव हो चुका है ना, तो इंडेक्स एक्सरसाइज 3 तक शायद हुआ है, अभी 3 तक हुआ है, 2 तक हुआ है, 2 तक हुआ है ना, तो मेरे हिसाब से 3 तक होगा। मैं एक बार घर जाके फिर होमवर्क देता हूँ ना, मेरे पास अभी मॉड्यूल नहीं है तो देख नहीं पाऊंगा, मैं व्हाट्सएप पे डालता हूँ ना, इंटेक्स 3 देना होगा और एक्सरसाइज 1 से देना है, ग्रुप पे डालता हूँ ना। अब सुपर पोजिशन ऑफ वेव बचा हुआ है, वह स्ट्रिंग वेव, वो स्टैंडिंग वेव और इंटरफेरेंस और बीट, तो अब जल्दी खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा और बचा है। ठीक है फिर क्लोज कर रहा हूँ, आज तो कुछ नोट्स नहीं सेंड कर पाऊंगा, रिकॉर्डिंग ही देख लेना। ठीक है फिर क्लोज कर रहा हूँ, बाय एवरीवन।